गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। +2 अकाउंटेंसी में टॉपिक चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, और इस चैप्टर के अंदर हमने एक क्वेश्चन करके देखा था न्यूमेरिकल। आज हम बताएंगे आपको कि कितने प्रकार से शेयर्स को इश्यू किया जा सकता है। देखिए, एक शेयर है जिस पे 10 रुपये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? फेस वैल्यू, अंकित मूल्य, चेहरे का मूल्य यानी अंकित मूल्य, जो उसका चेहरा बता रहा है। जैसे 10 रुपये का नोट, फेस वैल्यू 10 रुपये। लेकिन शेयर्स के मामले में ऐसा है, 10 का शेयर 10 में बेचा जा सकता है, 10 का शेयर 12 में, 15 में, 100 में, 200 में बेचा जा सकता है। जी हाँ, 10 रुपए के शेयर को 10 में इश्यू करते हैं, उसको कहते हैं एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। ये वाला हो गया। जब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा जाए तो उसको कहते हैं एट पार। एट पार मतलब सम मूल्य पर। ठीक है, कितने रुपए मिलेंगे? 10। शेयर भी कितने का गया? 10। लेकिन अगर शेयर 10 रुपए का तो बेचा जाए, पर उसको महंगा बेचा जाए, 12 रुपए में, 15 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, बेच सकते हैं। कौन बेच सकता है? जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो। भाई मान लीजिए मेरे पास केवल 50,000 शेयर्स हैं और मैं 10 के रेट में ही बेचना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं भी खरीदना चाहता हूं, या मुझे लगता है कि मेरी कंपनी के शेयर अच्छे बिकेंगे, बहुत सारे लोग इच्छुक हैं, तो मैं उसे महंगा भी बेच सकता हूं। कानूनी रूप से कोई पाबंदी नहीं है। जब 10 का शेयर महंगा बेचे तो इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या कहते हैं इसको? एट प्रीमियम। प्रीमियम पर बेचना, महंगा बेचना। 10 से ऊपर 11, 12, 1500, जो ऊपर की रकम होगी फेस वैल्यू से ज्यादा, उसे प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, ये लाभ है, क्योंकि 10 की चीज आप महंगी बेच रहे हो। और अगर ये लाभ है तो इसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। रूटीन का लाभ रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं कहते, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, पूंजीगत लाभ है। इसलिए इस लाभ को P&L में नहीं ले जाते, इसे लाभ नहीं मानते, ये तो पूंजीगत लाभ है, तो इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। आपने पढ़ा था इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहला हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला पॉइंट क्या था? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के बाद दूसरा जो पॉइंट था रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आएगा शेयर प्रीमियम। ठीक, इश्यूड ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कम पर बेचना। 10 का शेयर 9 में बेचना, कम में बेचना। कम पे बेचने में पुराना एक्ट तो कोई पाबंदी नहीं लगाता था। नए एक्ट के अनुसार, जो 2013 का एक्ट है, उसके अनुसार केवल स्वेट शेयर इत्यादि ही आप डिस्काउंट पे बेच सकते हैं, बाकी नहीं। इसलिए आप ये मान के चले हमारे टॉपिक में डिस्काउंट का नहीं आएगा। तो मेजर दो हो गए, पार और प्रीमियम। होता है डिस्काउंट पे, लेकिन स्वेट शेयर होता है। स्वेट शेयर के बारे में मैं आपको जब आगे आएगा फिर बताऊंगा। स्वेट शेयर एक मेहनत के बदले दिया जाता है, फिर बताऊंगा उसको कि क्यों, किसको दिया जाता है, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनको क्यों देते हैं, फिर बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए हमारा आज का टॉपिक है प्रीमियम पर। अगर शेयर जितना फेस वैल्यू है उससे महंगा बेचा जाए तो किस पे कहेंगे? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे? एक टेबल सिखा रहा हूं, ये मेरी लैंग्वेज में है, तो
आप इसे मेरे तरीके से ही करते रहे, क्योंकि मैंने ही पढ़ाना है यहाँ पर, तो जैसे मैं तरीका अपनाता हूँ आपको भी वह मेथड अपनाना पड़ेगा। बाकी मैं बता दूंगा सारा का सारा क्या दिक्कत है, पर आप मेरे को फॉलो करते रहे, मुझे फॉलो करते रहे। देखिए इसमें क्या है, A Limited was registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 lakh। एक कंपनी 5 लाख शेयर में डिवाइडेड है, यानी उसके 5 लाख शेयर है, 10-10 रुपए के हिसाब से 50 लाख के हो गए। ये ऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज्ड तो 100 पीस नहीं होता, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, इतने के पैसे थोड़ा आए हैं। ये तो मैक्सिमम लिमिट है, एक कंपनी जीवन काल में कितना इश्यू कर सकती है, कुछ नहीं करना है इसको। कंपनी को मैंने शॉर्ट में CO डॉट लिख दिया गया, आगे कंपनी पढ़िएगा इसको, CO को ना पढ़ना, को नहीं कंपनी। कंपनी इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने 3 लाख शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इशू कर दिए, 2-2 रुपए फालतू ले लिए। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। 3 on application, 4 on allotment including premium, 3 on first call and 2 on first, second and final call, ऐसे मांगे। अब इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरी ये समरी है। जिस बच्चे को समरी बनानी आ जाएगी उस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। यहीं से स्टार्ट करें, हर क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी समरी बना ले। यहां पर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कितने हैं, कितने सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आगे लिखा ऑल शेयर्स फॉर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, यानी 3 लाख के 3 लाख। तो इशूड एंड सब्सक्राइब कितने हैं, 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब मैं एस शेयर को SH लिख रहा हूं, वैसे तो SH श्री होता है हिंदी में, लेकिन बेटे बार बार मुझे शेयर लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बना दिया। याद रहे ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है शेयर SH, लेकिन जब हम करेंगे तो साथ साथ बार बार शेयर को SS लिखते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। और क्योंकि इक्विटी शेयर का है तो इसको इक्विटी शेयर लिखना चाहिए था, तो मैं इक्विटी को EQ लिख रहा हूँ और शेयर को SH लिख रहा हूँ। कुछ शॉर्टकट बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा बेटा, नहीं तो इसी में समय ज़्यादा लग जाएगा बार बार पूरी स्पेलिंग लिखने में। एग्जाम में आप पूरा लिखें इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और कैसे मांगे हैं, 3 + 4 + 3 + 2 टोटल 12, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12। ये हमें पता है। ये सबसे पहले जो पैसा आता है वो एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, फिर सेकंड कॉल होता है। जब 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इशू करोगे तो इसका मतलब है 10 रुपए नहीं 12 रुपए आएंगे कि नहीं, तो 2 रुपए फालतू आएंगे। अब वो 2 रुपए किस वक्त आएंगे, या तो एग्जाम वाला बताएगा, क्वेश्चन में लिख के देगा 2 रुपए यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या चारों जगह 50-50 पैसे, या 1 रुपया यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, या तो वो बता के देगा जी ये पैसे हम जो प्रीमियम के कब मांगेंगे। और अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं कहता कहाँ मांगेंगे, तो ये अंडरस्टूड होता है ऐसी कंडीशन में वो अलॉटमेंट के टाइम ही मांगा जाता है। 2 बातें, या तो वो कह दे कहाँ पर, तो वहां पर, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह जहां कहे, अथवा कुछ नहीं कहता तो हम इसे अलॉटमेंट के टाइम पर मांग लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं वो देखिए, ये तो क्वेश्चन में लिखा है 3 4 3 2, टोटल हो गया 12। चाहे रुपए आए 12, चाहे आए 15, चाहे आए कम 9, और चाहे पूरे के पूरे 10 आए, आपकी शेयर कैपिटल तो 10 रुपए ही रहेगी। दिस इज शेयर कैपिटल। क्या है, शेयर कैपिटल तो 10 रुपए ही रहेगी। 2 रुपए फालतू आया तो प्रीमियम हो गया, कम आ जाए तो डिस्काउंट हो गया, पर शेयर कैपिटल 10 रुपए रहेगी। पैसे फालतू आ सकते हैं। तो बेटा
जब मुझे ये 10 रुपये क्वेश्चन में नहीं लिखा, उसने तो कहा था 3 4 3 2, तो ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ कि इसका मतलब मैं इसके अंदर ये देखना चाहता हूँ वो 2 रुपये कहाँ पे है। अब इसने लिखा हुआ है 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्वेश्चन वाले ने लिखा है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, ना कहता तो भी मैं अलॉटमेंट पे मानता, हाँ अलॉटमेंट की जगह कहीं और कहता तो मैं वहां मानता इसको, प्रीमियम को। ठीक है बेटे, तो देखिए हम इसका कैसे करेंगे। जो प्रीमियम है वो कहां पर है बच्चे, यहां पर, कितना, 2 रुपये। इसका मतलब है 2 रुपये तो कैपिटल के होंगे और 2 रुपये प्रीमियम के होंगे। टोटल 4 रुपये है, 4 रुपये में से यानी ये 4 में से 2 रुपये प्रीमियम के हैं और 2 रुपये शेयर कैपिटल के हैं, तो बाकी तो मुझे क्लियर ही है। जब आप 3 रुपये मांगोगे तो इसमें कैपिटल के कितने होंगे, पूरे 3 के 3। जब यहाँ 4 रुपये मांगोगे तो इसमें कैपिटल के 2 रुपये होंगे और प्रीमियम के भी 2 रुपये होंगे। ठीक है, जब यहाँ 3 रुपये मांगोगे तो वो सारे के सारे कैपिटल के होंगे, और जब यहाँ पे 2 रुपये मांगोगे तो पूरे के पूरे कैपिटल के होंगे। तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 10। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेरा मेथड है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं ये टॉपिक, तो आपको मेरे मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। कारण क्या है, आगे आगे क्वेश्चन चलते जाएंगे तो जो मेरा पैटर्न काम करने का आपको समझ में तो आना चाहिए, मैं जिसको जो कह रहा हूँ वो तो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए ये बात है, यहाँ पर टीचर्स थोड़ा सा वेरी भी कर सकते हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखें यहाँ पर। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, कैपिटल के 10 है, प्रीमियम के 2 है, 12 हो गए। सबसे पहली एंट्री आपको याद है क्या है, बैंक। अब मैं बैंक को बी के लिख रहा हूं, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा बैंक, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। बैंक बेटा शॉर्ट पे तो चले ना, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 शेयर्स जो हैं, 2 तरह के शेयर्स थे, इक्विटी और प्रेफरेंस। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, मैंने कहा एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब आगे अगर इक्विटी लिखा है तो हर क्वेश्चन में यहां पर इक्विटी लिख दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा था, अब इक्विटी शेयर। कितना आएगा, क्योंकि लोगों ने कितने शेयर खरीदे, 3 लाख, ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड है, तो 3 लाख शेयर्स पे किस रेट से रेट आएगा, 2 आएगा, 3 रुपए के साथ ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। पूरा पता है, पूरा क्या लिखते हैं, रिसीव्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। अब इससे समय बचेगा, जगह बचेगी, नहीं तो ज्यादा पेज भरेगा, टाइम पेज का ये बोर्ड भरेगा, समय कम ज्यादा लगेगा। तो 3 3 9 लाख। आपको मेन बात समझ में आनी चाहिए, ये चीजें तो आप कर सकते हैं फिर बात। ठीक है, 9 लाख रुपए आ गए। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या थी बेटा, इस एप्लीकेशन मनी को खत्म करो तो क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, खत्म करेंगे ना इसको। 2 किसमें शिफ्ट कर दें, हमने वहां लिखा था शेयर कैपिटल, बस यहां पर शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर। ठीक है, कितना, 9 लाख। एग्जाम में नरेशन पूरी लिखनी है। थर्ड, पहली बार वेट करना पड़ता है कि कितने लोग हमारे शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अगली बार से मुझे पता है जितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है, अगर पैसे आएंगे तो उतने के ही आएंगे, तो नेक्स्ट टाइम पहले ही हम ड्यू करेंगे, ड्यू। अब ड्यू कितने करेंगे, ड्यू करने की एंट्री में याद है कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, 2 इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, और डेबिट होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ड्यू ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ, किस हिसाब से भाई, 4 रुपये, तो 3 चौके 12 लाख रुपए। ठीक, लेकिन गौर करो, मैंने कहा था कि चाहे रुपए आए 12 फिर भी मेरी शेयर कैपिटल होगी 10, ये तो मानेगा। अब अगर मैं यहां पर शेयर कैपिटल टोटल 12 लाख का 12 लाख कैपिटल मान लूं, तो ऐसे करते हुए तो लास्ट में मेरी टोटल कैपिटल ज्यादा हो जाएगी। देखो ना, यहाँ पे कैपिटल के कितने हैं, 2 रुपए। 2 रुपए किस बात के हैं, प्रीमियम के हैं। तो बेटा मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट तो रहेगी पूरी, यानी किस रेट से, 4 के। अलॉटमेंट तो ये 4 रहेगी, लेकिन ये अलॉटमेंट 4 है, इसमें कैपिटल के 2 हैं, प्रीमियम के 2 हैं, तो यहाँ पर मुझे 2 हिस्से करने पड़ेंगे। यहाँ पर इक्विटी शेयर तो मानना पड़ेगा 2 के हिसाब से, तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6 लाख रुपए हो गए। और बाकी जो फालतू है उसको कहेंगे शेयर सिक्योरिटीज, शेयर नहीं सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6 लाख। क्या किया मैंने फर्क, पिछले क्वेश्चन से यही फर्क है बेटा। इसमें अलॉटमेंट तो पूरी 4 के हिसाब से 3 लाख गुना 4 12 लाख रुपए हो गया, पर उसमें कैपिटल के 12 नहीं है, कैपिटल के 2 रुपए के हिसाब से, तो 3 दूनी 6 लाख रुपए कैपिटल के हैं, और 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम के, तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। कुछ व्यक्ति सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, चाहे अकाउंट लिखो चाहे रिजर्व लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो आप मेथड करें वो कर लीजिए। ठीक है, तो 12 लाख रुपए। चौथी एंट्री, बाद में जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से आएगा, अलॉटमेंट के नाम से आएगा। अलॉटमेंट 2 का नाम है, कैपिटल वाला प्रीमियम का, या दोनों को मिला के, भाई उसको दोनों को मिला के अलॉटमेंट कहते हैं, ऊपर वाले को। तो यहां पर 2 ये वाला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, 12 लाख। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने कहा कि सभी ने पैसे दे दिए, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, समय समय पर मिल गया है। तो इसका मतलब अभी कोई गलती नहीं है। याद आया कल वाली बात, पिछले लेक्चर की बात की, मैंने कहा था आपके मन में जितने सवाल पैदा हुए सबको लिख के रख लीजिए, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जब आधा टॉपिक हो जाएगा या 60% हो जाएगा, आपके जवाब अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद 4th के बाद 5th एंट्री। 5th एंट्री वही किस बात की, फर्स्ट कॉल की। याद है कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट, तो ड्यू करेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू। ठीक है, ड्यू ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 3। तो यहां पर डेबिट क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 3 तिया 9 लाख। ओके, 9 लाख। अब उसके बाद 6th एंट्री। 6th में क्या होगा, फर्स्ट कॉल खत्म हो जाएगी, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो पहले डेबिट था, और क्या होगा, पैसा आएगा तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि क्वेश्चन पहले शुरू में बहुत सिंपल है, 9 लाख है तो 9 लाख, आगे आगे आएगा, कोई कम देगा कोई ज्यादा देगा, आएगा सवाल, सारे आएंगे, करेंगे। उसके बाद 7th, फिर बताइए इसी तरह से कैपिटल को क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और डेबिट क्या करेंगे बताइए, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू है, बताइए कितना आएगा ड्यू। भाई ड्यू कितना करेंगे, 3 लाख शेयर पे 2-2 के हिसाब से 6 लाख ड्यू करेंगे। ठीक है जी, 6 लाख ड्यू कर दिया। उसके बाद पैसा आएगा, 8th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये पैसा आएगा, कितना आएगा, वही 6 लाख आएगा। अभी तो सिंपल ही क्वेश्चन चल रहा है। फिर 9th एंट्री, क्वेश्चन कहता है शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹30,000, 30,000 रुपये शेयर को इशू करने का खर्चा आ गया। खर्चा आ गया तो भाई बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक होगा, है ना, और डेबिट होगा इक्विटी शेयर्स इशू एक्सपेंसेस लिखेंगे इसको, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस। इसको इक्विटी ना लिखे क्योंकि सारे शेयर्स को इकट्ठा लिख देंगे, प्रेफरेंस का खर्चा, इसका खर्चा, शेयर इशू एक्सपेंसेस लिख दिया। डेबिट 30,000 रुपीज खर्चा। अब 10th क्वेश्चन कह रहा है विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मैंने बताया था वो पूंजीगत लाभ है, कैपिटल रिवेन्यू है, कैपिटल नेचर का है, तो उसमें से ये भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, तो इसको उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को खत्म करेंगे। खत्म कैसे करते हैं, किसी चीज को भी खत्म करना हो, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। तो पहले शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट होता है, अब इसको क्रेडिट कर दो टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 30,000, और किस में से राइट ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। एक बार मेरे देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है मेरे पास, ये रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 6 लाख रुपए। तो ये कौन सा है, पहली बार ये क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दो यहाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। लो जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खत्म कर दी। नहीं, खत्म नहीं हुआ, शेयर इशू एक्सपेंसेस खत्म हुए हैं, राइट ऑफ हुए हैं, समाप्त हुए हैं अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास है 6 लाख, 6 लाख में से सिर्फ 30,000 डेबिट हुआ है, अभी भी 5,70,000 मेरे पास बचा हुआ है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा 5,70,000 रुपये, क्योंकि 6 लाख क्रेडिट हुआ, उसमें से सिर्फ डेबिट 30,000 हुआ है। ठीक है बेटे, आगे समझ में क्लियर हो गया? चलिए यहां तक हो गया। ओके, अब मैं आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बताता हूँ। एक यूज तो हमने अभी करके देख लिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम पूंजीगत लाभ है, इससे पूंजीगत हानि राइट ऑफ हो सकती हैं, और क्या क्या काम हो सकते हैं। पहले तो हमने ये पूंजीगत खर्चे को देखिए, जो शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिए। अब और क्या यूज है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मिटा दूं इसको बेटा,
चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, वी इंपॉर्टेंट, की मुझे कोई हिचक नहीं हो रही कि इसे बहुत इंपॉर्टेंट कहने में, और आपको भी अक्षर से जैसा लिखा है वैसा ही याद करना है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट की जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया गया है कि यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय है, उसका प्रयोग किस लिए कर सकते हो। ठीक है, आपने लोगों से 10 की जगह 12 रुपये ले लिए, 15 ले लिए, 200 रुपये ले लिए, तो फालतू प्रीमियम आया, उसका यूज क्या कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उसका गलत यूज हो जाए, लोगों को धोखा देने के लिए हो जाए। तो देखिए उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें है कंपनी अधिनियम 2013 कंपनीज एक्ट 2013 की धारा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 धारा 52। अब याद कैसे रहेगी धारा 52? इसको तो आप यूं याद कर लीजिए कि ताश के पत्तों की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, जोकर छोड़ दो, जो वैसे पत्ते कितने काउंट होते हैं, 52। तो सेक्शन याद रखना, प्रीमियम में ताशों की पत्ती का याद रखना कि ताश की पत्ती की जो टोटल कार्ड्स है उसके बराबर है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अनुसार, यानी जो कंपनी एक्ट में 52 धारा है और उसकी उपधारा 2 है, वो क्या कहती है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की राशि का प्रयोग केवल, इस पे जितना जोर दे सको उतना दे दो, केवल ओनली निम्नलिखित उद्देश्यों ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही किया जा सकता है। इस शब्द ने जकड़ के रख दिया, इससे कम नहीं करना, इससे ज्यादा नहीं करना, और इसको अभी याद करना है। पहले तो अभी याद करना, और उसके बाद जब ये लेक्चर खत्म हो जाए, आप देख चुके हो, तब इसको फिर से याद करना प्रॉपर। और याद का विश्वास ना करना कि मुझे याद हो गया, इसको लिख कर देखना, और लिख कर फिर टैली करके देखना कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये निम्नलिखित उद्देश्य कौन से हैं? नंबर 1, ये 5 उद्देश्य दिए गए हैं। नंबर 1, कंपनी के प्रारंभिक व्यय, जिसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, को अपलिखित समाप्त करने के लिए, यानी अपलिखित मतलब समाप्त करने के लिए। क्या पढ़ रहे हैं हम? टॉपिक क्या है? शेयर प्रीमियम का प्रयोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का प्रयोग किन कामों के लिए किया जा सकता है? उसमें नंबर 1, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। अभी प्रीलिमिनरी पहले बताया था कौन से होते हैं, कंपनी के शुरुआत करते समय जो खर्चे लगते हैं, जो उनको हम प्रीलिमिनरी, जिसमें मैंने बताया था कि कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो डॉक्यूमेंट तैयार करवाने का खर्चा, रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस, फिर आप ऑथोराइज कैपिटल सेट करवाओगे कि इतने की हमारी ऑथोराइज कैपिटल हो, तो उसकी फीस, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, ये सारे के सारे। और एक जगह बताया था कि अगर कोई पहले से चलती हुई कंपनी, जैसे मैंने तेल मिल का एग्जाम्पल दिया था, याद आया ना, कि उसको चलती हुई बिजनेस को खरीदना है, तो उसके लिए जो वैल्यूअर लगाया, वो वैल्यूअर की जो खर्चा है, वो ये सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, यानी आपको बकायदा यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी समझना होगा क्या होता है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, और नहीं समझ में आया तो कोई भी बुक, जो भी आपके पास बुक होगी उसमें अवेलेबल होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों, चाहे शेयर हो या डिवेंचर्स हो। डिवेंचर भी जानते हो ना, तो शेयर खरीदोगे तो मालिक बनोगे, डिवेंचर खरीदोगे तो ऋणदाता बनोगे, जो ऋण देता है। ठीक है, ऋण दोगे तो कंपनी के प्रॉफिट में आपका कोई हक नहीं बनता है, आपको सिर्फ ब्याज मिलेगा फिक्स अमाउंट से। कंपनी बढ़िया बने, कंपनी डूब जाए, इससे आपको मतलब नहीं, आपको पैसा मिलेगा। तो अगर कंपनी अंश इशू करती है, शेयर इशू करे या ऋण पत्र है, उनके निर्गमन इशू करना, जारी करना पर, देख लो कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ लिख देते हैं अंशों के निर्गमन पर। अब एग्जामिनर मार्क्स काट देता है, कहता है इसका मतलब डिवेंचर के इशू करने पे नहीं सर, दोनों के, चाहे शेयर इशू करो चाहे डिवेंचर इशू करो,
और तो और कोई और प्रतिभूति और कोई सिक्योरिटी यूज करो, इश्यू करो, तो अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर किए गए खर्चों वे कोई खर्चा लगे, कमीशन देना पड़ जाए, किस पर कमीशन, इनको इशू करने के लिए, या इन पे कोई डिस्काउंट देना पड़ जाए को अपलिखित करने के लिए। मैंने बताया था ना 10 का शेयर महंगा भी बेच सकते हैं, उतने का भी बेच सकते हैं, कम का भी, तो कम में डिस्काउंट हुआ, तो कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाला खर्चा, देने वाला कमीशन और साथ में कोई कटौती अगर है तो, डिस्काउंट है तो, उन सब को अपलिखित कर सकते हैं। यानी इधर अगर आपके खर्चे हैं उधर वो है तो आप कर सकते हैं। किया था ना, इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि इधर हमने 30,000 रुपये का एक्सपेंसेस हुआ था, तो 30,000 के एक्सपेंसेस को हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कर दिया। वहां तो उसने कहा था, वहां तो बकायदा लिखा था कि इसमें से राइट ऑफ किया। अब आइंदा एग्जामिनर नहीं कहेगा, क्वेश्चन में नहीं कहेगा, वो कहेगा देखता हूं आप में क्या दिमाग है, आपके टीचर्स ने पढ़ाया है कि नहीं, कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो आपको उसमें से इनको राइट ऑफ करना है। प्रीमियम एक्सपेंसेस हो, ये हो, 2 एक्सपेंसेस हो गए। तीसरा, अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को पूर्णदत्त बोनस अंश, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। पहले मैं बोनस शेयर बताता हूं, फिर फुल्ली पेड बोनस शेयर बताता हूं। मान लेते हैं जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसमें कितने शेयर होल्डर्स थे, 3 लाख थे ना, और 30,000 रुपए के शेयर से। ओके, अभी कंपनी ने शायद 50 लाख की कंपनी थी, हाँ मिटा दिया मैंने, 50 लाख की थी ऑथराइज्ड, अभी 20 लाख के शेयर इशू नहीं करे। मान लेते हैं कंपनी को अच्छा मुनाफा हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटे। और एक और बताऊं, जिस चीज को एक बार क्लियर करवा दिया जाता है वो दोबारा उतने अच्छे से क्लियर नहीं कराई जाती, इसके पीछे लॉजिक यही होता है, हम ये मान के चलते पीछे करवाया तो था, तो ये हमारे दिमाग में होता है। तो क्या है बेटा, कंपनी बढ़िया चलने लग गई, ठीक है, अच्छा ठीक है, इधर जो प्रीमियम आया था सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें से थोड़ा सा ही वो खर्चा खुर्चा था वो राइट ऑफ कर दिया, बचा रह गया। अब बचा रहा तो फिर कहा यार क्या करें इसका, एक नीचे लाइन लिखी हुई है सबसे नीचे, नोट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का प्रयोग अंशधारियों को लाभांश बांटने के लिए भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लिमिट में दे रखे केवल इन्हीं मकसद से ले करते हैं, तो डिविडेंड भी नहीं दे सकते। डिविडेंड जानते हो, लाभांश, जब कभी साल में लाभ होता है तो वो शेयर होल्डर को देते हैं लाभांश, तो इस पैसे से तो लाभांश भी नहीं दे सकते। मैं क्या कह रहा हूं, लाभ नहीं दे सकते। यदि तुमने लाभ दे दिया इसमें से तो लोगों को धोखा दे दिया, बिना मेहनत करे बिना कमाए और दे दिया। कैसे, लोगों से पैसा लिया शेयर होल्डर से 2-2 रुपए फालतू, और बाद में 1 साल के बाद कंपनी ने कमाया भी नहीं और लाभांश, लाभ जो ये था डिविडेंड था, इसी से लाभांश दे दिया, यानी लोगों को बेवकूफ बना दिया। अरे कंपनी तो बहुत बढ़िया चल रही है, जब कंपनी लाभांश दे रही है तो बढ़िया है। कहाँ का लाभांश बढ़िया है, इसी में से दे रही है। तो इसलिए प्रतिबंध है कि खबरदार अगर आपने इसमें से प्रीमियम डिविडेंड दे दिया तो ये तो क्लियर हो गया, नहीं दे सकते। तो अब सवाल पे आते हैं, तो करें क्या इस पैसे का, प्रीमियम जो मेरे पास पड़ा है, ठीक है आपने कहा ये कर दो राइट ऑफ, ओके हो गए, अब बताओ मैं क्या करूं, भाई बचा है तो लाभांश दूं कि नहीं दूं, लाभांश में उसने मना कर दिया नहीं देना, तो मैं क्या करूं, तो कहता है आप इसके बोनस शेयर दे सकते हो। बोनस मतलब पैसे मत लेना और शेयर दे दो, पैसे इसमें से काट लो ना, इसको कहते हैं बोनस शेयर। जब कंपनी जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं, याद रहे उन्हीं को जो पहले से हैं, ये थोड़ा चलते फिरते किसी भी आदमी को ले भाई फ्री में दे देंगे, फ्री तो उसको दोगे जो बेचारे के पहले से शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो यानी पूर्व जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस के रूप में फ्री में शेयर देती है और पैसा उनसे ना लेकर इस लाभ में से काट लेती है, प्रीमियम में से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है, कर सकती है यूज। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। मान लेते हैं कि 2 रुपए या 3 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस 3 रुपए प्लस 2 रुपए, टोटल 10 रुपए कंपनी मांग रही है। कंपनी ने वो जो 3 लाख शेयर थे उनकी बात करता हूं, सबसे 3-3 मांग लिया, 2-2 मांग लिया और बस अभी मांगा नहीं था। ठीक है,
कंपनी इनसे भी 5 रुपए मांगेगी कि नहीं? चलो 5 की जगह 3 और आ चुके हैं, मान लीजिए ये भी है, सिर्फ 2 रुपए रह गए, तो 3 लाख शेयर्स पे 2 के हिसाब से 6 लाख रुपए होगा। और सपोज अभी तो वैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास 6 लाख नहीं बचा था, जो मैंने अभी पीछे इससे पहले करा था, टोटली 6 लाख रुपए आया था, 6 लाख में से 30,000 रुपए उन्होंने खर्चे का दे दिया था, तो 5,70,000 रुपए ही प्रीमियम बचा था। तो भाई इससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते बोनस शेयर, तो ऐसे क्वेश्चन में आप 5,70,000 के शेयर दे सकते थे, मतलब इनके राइट ऑफ कर सकते, वो एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन चलो मैं मानता हूं कि 6 की जगह उनके पास 5,70,000 की बजाय 7-8 लाख 10 लाख रुपए पड़ा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बेटा ये पैसे बजाय इनसे कैश मांगने के, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो उसके पैसे। क्या कहा मैंने कि इनको बोनस के तौर पे दे सकते हो, इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है, तो यानी ऐसे भी दे सकते हो उस पैसे को। और देखिए कंपनी ने नए शेयर दे दिए उनको, मतलब उन कंपनी ने कहा आपके 3 और 2 आए समझे, आए हुए समझे जाएंगे। क्या करती है कंपनी ने, नए शेयर दिए और कंपनी ने कहा आपके 3 रुपए और 2 रुपए 5 रुपए आ गए भाई, ठीक है, बस आप आगे के 5 दे देना। अगर आपके पास पहले से 10,000 शेयर है और कंपनी एक शेयर के बदले 1 शेयर दे रही है, मतलब उतने शेयर दे रही है जितने शेयर्स हैं, तो आपके हिस्से कितने शेयर आएंगे? सीधी सी बात है 10,000 आएंगे। तो 10,000 शेयर पे पहले 3 और 2 कंपनी नहीं मांग रही, तो 50,000 तो आपके माफ हो गए। तो आपको फायदा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ 50,000 का। और अगर कोई आपके मित्र, कोई सगे संबंधी कहें सर कंपनी ने आपको बोनस शेयर दिए हैं, इसको पार्टली पेड बोलूं ना, आधा पे कर दिया, कुछ अंश पे कर दिया, सर पार्टी हो जाए। अगर आपको 50,000 का फायदा आ रहा तो मुझे लगता है 2-4 हजार की पार्टी तो आप दे दोगे, चलो भाई कोई बात नहीं 2,000 की पार्टी ले लो, 4 की ले लो पार्टी, आखिर मुझे कंपनी से 50,000 का फायदा हुआ है। और खुदा ना खास्ता कल को कंपनी डूब जाए, दिवालिया हो जाए, तब जो शेयर आपने लिए थे बोनस के तौर पे आप उसको फेंकते फिरोगे, नहीं नहीं ये मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके माने जाएंगे तो आपको बाकी के 3 और 2 5 रुपए देने पड़ेंगे। अरे ये क्या हुआ, कहाँ तो आप 50,000 की खुशी मना रहे थे कि आपके घर 50,000 रुपए का फायदा हो गया, और कहाँ आप अगले 50,000 का दुख मनाने लग जाओगे। वो तेरे की ये तो अच्छा धोखा दिया, 50 तो हो गए, ये 50 मतलब ये तो कुछ हुआ ही नहीं, कौन खरीदेगा उसको घाटे के सौदे को। बल्कि कंपनी कहेगी क्योंकि आपके नाम में 50,000 और दो, ऐसे तो लोगों को चूना लग जाएगा। तो लोग क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो आप शेयर ना ही देते ना बोनस में तो ही ठीक था। पिछले केस में तो मैं समझ में आ गया था कि पीछे के जो बाकी थे वो पूरे कर दिए, वो तो ठीक है, जो पहले से इश्यू थे उसको पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर तुमने नए शेयर दिए हैं और उसको आधा, आधा का मतलब 50% नहीं है, बस 30, 40, 50, 80, इसको पार्शियली कहते हैं। तो पार्शियली अगर आपने पेड मान लिया और बाकी अनपेड है, तो ऐसे में शेयर होल्डर फंस भी सकता है। अगर कंपनी का दिवालिया हो गया तो बेचारे को अपनी जेब से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कहाँ खुशी का माहौल गम में बिगड़ जाएगा। और जो दोस्तों को पार्टी दी थी वो पैसे तो अलग गए। तो क्या करें? तो इसका एक तरीका है बचाव का। वो क्या? इसका तरीका ये बचाव का है कि कानून कहता है कि अगर शेयर किसी को देना, अगर किसी पे दया करनी है, अगर किसी को बोनस के शेयर देने हैं, अगर तुम्हारा मन ही है बोनस के शेयर देने का, तो भाई फुल्ली पेड बोनस शेयर दो। ये फुल्ली पेड क्या होता है? तुम्हें कितने का फायदा दे रही थी कंपनी? 50,000 का ना। अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो 10,000 दे रही थी, तो 10 पंजे 50,000 दे रही थी। अरे 50,000 में फुल पेड के हिसाब से कितने बनेंगे? एक 10 रुपए का शेयर है तो मेरे ख्याल 5,000 बन गए, 5 नहीं 50,000। तो कंपनी बजाय आपको 10,000 शेयर देने के वो 5,000 दे दे और आपके फुल पेड मान ले 5,000 शेयर्स फुल्ली पेड। इससे क्या हुआ? अब भी आपको 50,000 का ही फायदा हुआ।
पहले 10,000 शेयर दिए थे पर 5-5 रुपए पेड माना तो आपको 50,000 का फायदा। अब 10 की बजाय 5,000 शेयर दिए, फुल्ली पेड मान लिए, तब भी आपको 50,000 का फायदा। फायदा उतना ही है। पार्टी अब भी दी, पार्टी अब भी दी। अगर कंपनी कल को दिवालिया हो जाती है तो क्या होगा? इतना ही होगा कि ये शेयर बेकार हो जाएंगे, इनका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान मतलब भाई आपसे कोई पैसा लेना तो है नहीं कंपनी ने, तो ज्यादा ज्यादा यही है कि यही नुकसान हो गया। हाँ, पार्टी वाला नुकसान तो अलग है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, वो तो आपके विवेक पे बात है कि पार्टी कितने की देते हो, पर ये तो नुकसान बच गया। तो ये है कानून में। अब जो बच्चे गलती करते वो क्या लिखते हैं? वो लिख देते हैं कम अंशधारियों को बोनस अंश देने के लिए फुली पेड को भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, पूर्णदत्त को, और इसके बिना नंबर कट जाते हैं। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि इन बातों पे, ये केवल शब्द पे, इन बातों पे, और ये नीचे जो कह रहा है लाभांश भी नहीं बांट सकते। देखिए कितने टेढ़े वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये बात है कि अगर शेयर देना है तो फुल्ली पेड बोनस शेयर देना है, पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमन के लिए, तो आंशिक दत्त नहीं है। पार्टली पेड शेयर तो दे ही नहीं सकते। हाँ, अगर पहले से कोई पार्टली पेड शेयर है उसको फुल्ली पेड कर सकते हो, क्योंकि वो तो पहले से तुम्हारा इशू था ही। लेकिन कंपनी नए शेयर, और वो भी पार्टली पेड, बिल्कुल नहीं देना है, तो फुल्ली पेड देना है। कितना जोर लग गया इस बात को समझाने में। अगर आप भी समझोगे नहीं तो बड़ा दुख होगा कि भाई इतनी मेहनत क्यों करी मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के भुगतान के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए। प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए, अब ये क्या है? इक्विटी शेयर तो जीवन काल में उल्टे नहीं होते, पर प्रीफरेंस शेयर्स को दिया जा सकता है उल्टा। अमूमन 10 साल का टाइम होता है, 10 साल में कंपनी उल्टे दे देती है, यानी जो पैसा लिया था वो पैसा वापस दे सकती है। लेकिन कभी कभी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस देने लगती है या डिबेंचर्स का वापस देने लगती है, तो कई बार थोड़ा सा फालतू पैसा दे देती है प्रीमियम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि बाकी लोगों के कान भी खड़े हो जाएं कि कल को ये कंपनी दोबारा कभी प्रेफरेंस शेयर इशू करे तो मैं भी खरीदूंगा। क्यों? बड़ी अच्छी कंपनी है भाई। अरे बेटा, बाय द वे हमारे घर पैसे नहीं है, मान लीजिए जो सैलरीड पर्सन है, कई बार जेब खाली हो जाती है, और आखिरी के दिनों में कोई मेहमान आ जाए और हमें उसके लिए थोड़ा सा मिठाई और वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाना है, और पैसे हैं नहीं, तो हम मेहमान को ये थोड़ा कहेंगे यार अभी मत आओ, मेरे पास पैसे नहीं है, आइए सर आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। तो क्या करोगे आप? पड़ोसियों से, सर मेहमान आए हैं 500 रुपये दे दीजिए, आपके दे देंगे 2-4 दिन में। मेहमान पड़ोसी ने दे दिए, तो देखा जाए तो 500 रुपये आप पड़ोसी से लाए थे, अगले दिन उसके 500 रुपये दे दो, थैंक यू बोल दीजिए, हो गया कि नहीं कहा? लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि पड़ोसी को भी पता है कि मैंने 500 रुपये क्या कह के लिया था, यार मेहमान आए हुए, यार थोड़े पैसे नहीं है, कल परसों दे दूंगा, तो पता उसे भी है मेहमानों के लिए लाए। हमने कहा चलो ऐसा ही, जो बर्फी लाए हैं 2 पीस उनके बच्चों को भी दे दिया, आया हुआ है बच्चों को दे दिया, तो उस जो पीस दिए उसको हमको पैसे में थोड़ा काउंट कर रहे हैं कि भाई 100 रुपये का एक दिन का इतना ब्याज हो गया, 500 रुपये का नहीं बेटा, नहीं हुआ ना। ये चीजें ऐसी होती है भाई, ठीक है यार, कल को पड़ोसी से फिर कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी तुरंत देगा, है कि नहीं? इसी तरह बोनस शेयर, प्रीमियम जो देना है, कभी कभी इसलिए दे देते हैं ताकि और लोगों पे भी अच्छा असर पड़े, और अगर अच्छा हो है, इनकी बदौलत कंपनी ने बहुत अच्छी तरक्की करी है, तो देने में भी क्या दिक्कत है? तो अब गौर करो बेटा, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर तो रिडीम होते ही नहीं, समापन नहीं होता, और ऋण पत्रों के भुगतान के समय जब उनकी पेमेंट करो, भुगतान के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए। अब जो बच्चे गलती करते हैं, पता है क्या लिख देते हैं? प्रीमियम भूल जाते हैं। अब इसको बिना प्रीमियम पढ़ो, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के भुगतान के समय दिए जाने वाले छोड़ दिए, भुगतान के समय अपलिखित करने के लिए। क्या गड़बड़ होगी? देखिए, एक शेयर 10 रुपए का है और आपने उस पे 11 रुपए यानी 1 रुपया फालतू देने की कही कि भाई मैं 1-1 रुपया फालतू प्रीमियम दूंगा, तो जो ये 1 रुपया है ना प्रीमियम का, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ना कि पूरे की नहीं भाई, सिर्फ 1 रुपए की एडजस्टमेंट कर सकते हो।
हाँ, तो यही तो कह रहा हूं, दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए सॉरी, पूरी राशि को अपलिखित करने के लिए नहीं, दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए। बेटे बहुत जोर लग रहा है इस लेक्चर में, आप भी ध्यान दीजिए, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब उसके बाद आ गया, तो देखिए प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए अब अगला आ गया, धारा 68 के अनुसार, सेक्शन 68 के अनुसार, अपने ही अंशों या अन्य प्रतिभूतियों, अपने ही अंशों, अपनी कंपनी के ही शेयर या अन्य प्रतिभूतियां, कोई और सिक्योरिटीज हो सकती है अपनी के वापस क्रय के लिए, वापस क्रय, बाई बैक के लिए। ये बाई बैक क्या होता है बेटे? कंपनी ने बहुत सारे इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ओके, इसका मतलब समझते हो, इतने मालिक बना देना। अब जितना प्रॉफिट होगा, आप इतने तो छोड़ो, आप किसी शॉप पर हो और शाम को 1000 का प्रॉफिट हुआ, आप अकेले हो, तो आपके घर 1000 जाएगा कि नहीं? एक पार्टनर और हुआ तो शाम को 1000 हुए, तो क्या 1000 आपके घर चला जाएगा? नहीं भाई, 500 ही गया, और 4 हो गए तो सिर्फ 250 गया 1000 की जगह। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने ज्यादा कंपनी के मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उतने लोगों में बढ़ जाएगा। यानी कई बार तो हमारे हिस्से इतना थोड़ा आएगा। एक आपने कहावत सुनी है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है, जीरे का एक दाना डाल दिया, क्या महसूस ही नहीं हो रहा। तो उसी तरह से जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, उतना जो प्रॉफिट है वो उतने हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो अपने हिस्से थोड़ा आएगा। तो इसको बढ़ाया कैसे जाए? अगर मैं कुछ शेयर होल्डर कम कर दूं तो बात बन सकती है, लेकिन एक कम कैसे होंगे? इक्विटी शेयर तो जारी कर दिए, वो तो मैंने बेच दिया, कंपनी की तरफ से बेच दिया, वो किसी और को बेचे, वो किसी और को बेचे, वो किसी और को बेचे, वो चलता है मार्केट में, लेकिन मेरे पास तो नहीं आएगा। तो कंपनी को अधिकार है कि कंपनी अपने अंशों या अन्य प्रतिभूतियों, चाहे अपनी प्रतिभूतियां हो, डिबेंचर्स हो, कोई और सिक्योरिटीज हो या शेयर्स हो, इनको यदि खुद खरीदती है मार्केट से, तो बाई बैक करना होता है, इसको कहते हैं बाई बैक। तो ऐसी कंडीशन में तो बाई बैक करने के लिए यूज कर सकती है, उसके लिए तो कर सकती है वहां पर। अगर शेयर्स को बाई बैक करना हो तो वो एक ही बात है बेटा। देखो, जब आप नए बोनस शेयर दे रहे हो तो शेयर ही बने, शेयर कैपिटल बनी, और पहले की शेयर कैपिटल को वापस देने के लिए यूज कर ले तो भी वही बात है। तो ये था इसका, और ये लास्ट तो आप पढ़ ही चुके थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को लाभांश बांटने के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल मना कर दिया है। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यूं का यूं याद कीजिए। और मैं जहां तक मेरी समझ है और मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है, ये हर साल किसी ना किसी रूप में आपके एग्जाम में आता है। कभी 1 नंबर का क्वेश्चन बन के, कभी 2 नंबर का, कभी किसी तरह से, कभी तो नहीं तो इसका प्रयोग तो आता ही आता है। जितने क्वेश्चंस करोगे सब में इसका यूज होगा। आपको ये पता होना चाहिए। आगे आगे बताएंगे थोड़ा कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पड़ा है, आपके पास इनमें से कोई खर्चा भी पड़ा है, तो आप क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। ठीक है बेटे, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।